हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण और स्पेशल टॉपिक जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज बात करेंगे गर्मपंथी यानी उग्रवादी चरण के विषय में, ठीक है ना। इसकी पिछली वीडियो में हम नरमपंथी यानी उदारवादी चरण के विषय में बात किए थे, और इस वीडियो में गर्मपंथी यानी उदारवादी चरण से संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई यानी 1905 से लेकर के 1919 के बीच में, यानी इनके बीच में जितने भी कालखंड की घटनाएं घटी हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो जो होने वाला है फ्रेंड्स, वन लाइनर के फॉर्मेट में होने वाला है, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। और पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे, भले ही वन लाइनर में होगा लेकिन पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आपको देके जाने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं गर्मपंथी चरण की। अगर गर्मपंथी चरण की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, पहली बात की गर्मपंथी चरण से पहले आता है उदारवादी चरण। याद रखिएगा, उदारवादी चरण। अगर उदारवादी चरण की बात करें तो इसका कालखंड माना जाता है, याद रखिएगा, 1850 यानी कांग्रेस के स्थापना से लेकर के 1905 तक, 1885 से 1905 तक के कालखंड को माना जाता है उदारवादी चरण, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 1905 से लेकर के, ठीक है, 1905 से लेकर 1919 तक के कालखंड को माना जाता है गर्मपंथी चरण यानी उग्रवादी चरण, जबकि 1919 से लेकर के 1947 तक के कालखंड को माना जाता है गांधी युग। क्या माना जाता है? तो गांधी युग। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1919 तक की अवधि को कहा जाता है, ये कहा जाता है उग्रवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? उग्रवादी चरण कहा जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 तक की अवधि को क्या कहेंगे, तो उदारवादी चरण। आज जबकि 1919 से 1947 तक की अवधि को क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे गांधीवादी चरण। तो ये सारे पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए, उग्र राष्ट्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर जो तिलक थे ना फ्रेंड्स, ये उग्रवादी नेता थे और राष्ट्रवादी नेता थे। अपनी बातों को निर्भयता के साथ, यानी जो भी वेदना थी उसको व्यक्त करते थे। बात आई है बाल गंगाधर तिलक की, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक से 2 प्रश्न आपको याद रखना है। पहली चीज, इनकी 2 पत्रिका थी। एक पत्रिका का नाम था मराठा, ठीक है ना। मराठा जो पत्रिका थी फ्रेंड्स, ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और एक इनकी पत्रिका थी केसरी। याद रखिएगा, एक पत्रिका थी केसरी और एक पत्रिका थी मराठा। तो मराठा का प्रश्न पूछा जा सकता है, मराठा किस भाषा में प्रकाशित होती थी, तो ये होती थी अंग्रेजी भाषा में। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं किया, यानी कांग्रेस के कभी भी इन्होंने अध्यक्षता नहीं की, ना ही ऐसा इच्छा रखा था इन्होंने। और बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये स्टेटमेंट कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। तो इसको विशेष तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इनकी एक पुस्तक है तिलक की, वो भी आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। क्या फ्रेंड्स? गीता रहस्य इनकी पुस्तक का नाम है। तो ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गीता रहस्य किनकी पुस्तक है, तो वो है बाल गंगाधर तिलक की। इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करो तो वो बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट जो बनी थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अच्छा, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी सरोजनी नायडू। कौन बनी थी फ्रेंड्स? सरोजनी नायडू जो थी, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। जबकि 1925 में दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तब आप बताएंगे सरोजनी नायडू। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तब आप बताएंगे एनी बेसेंट, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है।
एनी बेसेंट जो थी फ्रेंड्स 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जबकि सरोजिनी नायडू जो थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष तौर पे याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, एनी बेसेंट से दो प्रश्न और आपको याद रखना है। देखिए एनी बेसेंट की दो पत्रिका, एक तो न्यू इंडिया, याद रखिएगा, एक पत्रिका इनकी थी न्यू इंडिया, और सॉरी, और इनकी दूसरी पत्रिका है कॉमनवेल्थ। क्या है? कॉमनवेल्थ। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है वो किसकी पत्रिका है ना फ्रेंड्स? एक पत्रिका है एनी बेसेंट की, ठीक है ना। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? तो एनी बेसेंट की है। साथ ही साथ एनी बेसेंट की अगर बात किया जाए तो एनी बेसेंट को याद रखिएगा 1916 में, एनी बेसेंट जो थी फ्रेंड्स 1916 के अंदर होम रूल लीग की स्थापना किया था। याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने किया था 1916 में। कहाँ पे किया था? ये एक बार बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न था, टीआरई 1 में भी पूछा गया था। इन्होंने मद्रास से किया था। टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न था कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने कहाँ से किया था? तो मद्रास से किया था, ठीक है ना। ये भी विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे इतना पॉइंट। अच्छा, हालांकि होम रूल लीग का गठन तो बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ से किया था? इन्होंने भी 1916 में ही होम रूल लीग का गठन किया था, लेकिन ये इन्होंने कहा था पुणे से। कहाँ से किया था फ्रेंड्स? पुणे से किया था। तो ये भी विशेष तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको आप पढ़ लो। चलिए अब हम बात करते हैं, हालांकि मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इतना आप पॉइंट अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ था ना, तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कर्जन था, जो कि 1905 में भारत के विभाजन के समय वायसराय था। तो ये भी विशेष तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि इस पर अब पेज बाकी नहीं रह गया है, इसको मैं एक अलग पेज से लेकर के आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अलग मैं पेज लूँ, एक मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन में इसको हम देख लेते हैं। देखिए गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने। किसने किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने किया था गदर पार्टी का स्थापना। तो ये भी विशेष तौर पे आपको याद रखना है। हालांकि पहले फ्रेंड्स ना इसका नाम गदर नहीं था, इसका नाम पहले गदर नहीं था, ये गदर आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। और इसी गदर आंदोलन के नाम पर ही इस पार्टी का नाम रख दिया गया था गदर पार्टी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि गदर पार्टी का इसके पहले नाम क्या था, तो इसको जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं? देखिए ये घटना जो है ना फ्रेंड्स, ये मुजफ्फरपुर, बिहार मुजफ्फरपुर की घटना है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उनके बग्घी पर इन्होंने बम फेंक दिया था। कब फेंका था फ्रेंड्स? तो 1908 में। याद रखिए ये घटना 1908 की है, इन्होंने बम फेंका था। और हालांकि उसमें जो था नहीं था, मतलब कि जो उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे उसमें बैठे नहीं थे, लेकिन इसमें कौन मारा गया? तो देखिए केनेडी की पत्नी और पुत्री, याद रखिएगा ये पूछा जाता है, केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री जो है दुर्भाग्यपूर्ण मारी गई। हालांकि जो केनेडी था ना वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक था, जो कि इस घटना में मारा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को जब पुलिस ने अरेस्ट किया, तो उस दौरान प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया, जबकि खुदीराम बोस को पकड़ करके फांसी की सजा दे दिया गया था। तो ये भी सारी चीज़ें आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह स्टेटमेंट किसका है? तो मैंने अभी पीछे ही बता दिया, यह स्टेटमेंट जो है ना फ्रेंड्स, ये बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बाल गंगाधर तिलक के विषय में काफ़ी कुछ बताया है। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? देखिए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को 1909 में, कब प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड्स? 1909 में प्रस्तुत किया गया था। और 1909 में जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को प्रस्तुत किया गया था, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है ना। मार्ले मिंटो सुधार को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। जबकि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी पॉइंट भी आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा, यानी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारतीयों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी विशेष तौर पे आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके नाम आपको याद रखना है, एक नाम तो इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है, दूसरा इसका नाम असली था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जो पिता माना जाता है वो माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको 3 नाम और 4 नाम जो है वो उग्रवादी नेताओं को याद रखना है, ठीक है ना। पहली बात, बाल लाल पाल, याद रखिएगा, बाल लाल और पाल। तो बाल लाल पाल की बात करें तो बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय, और पाल से जो था फ्रेंड्स ये बिपिन चंद्र पाल। ये जो थे ना फ्रेंड्स उग्रवादी चरण के नेता थे। साथ ही साथ एक नेता और आपको याद रखना, अरबिंदो घोष, ठीक है ना, ये उग्रवादी चरण के नेता थे। ये विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? वो थे फ्रेंड्स अरबिंदो घोष। कौन थे? अरबिंदो घोष एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी बने और उसके बाद दार्शनिक बन गए। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1909 में मैडम भिखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की थी? देखिए, मैडम भिखाजी कामा जो है ये पैट्रियाट नामक समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था 1909 में। कब किया था? 1909 में। और कहाँ किया था? तो पेरिस के अंदर किया था। ये आपको स्थान भी विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, ठीक है ना। 1906 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखिए, पहली बात कि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं किया था। मुस्लिम लीग में तो मोहम्मद अली जिन्ना 1909 में शामिल हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1909 में वो शामिल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसकी स्थापना आगा खां के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है ना। ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन मानी जाती है? तो पीछे मैंने आपसे बता दिया था कि एनी बेसेंट जो थी फ्रेंड्स उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। और कहाँ किया था? मद्रास के अंदर किया था। कब किया था? तो 1916 में किया था। और जबकि दूसरा प्रश्न ये भी मैंने बताया था कि 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग का गठन किया था। कहाँ से किया था? तो पुणे से किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ प्रश्न क्या पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो वो केसरी थी। कौन थी फ्रेंड्स? केसरी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि बंगाली में प्रकाशित होती थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? देखिए, लाला लाजपत राय को फ्रेंड्स शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आपको याद होगा फ्रेंड्स, जब याद रखिएगा, जब जो है फ्रेंड्स साइमन कमीशन आया था, भारत आया था, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसी दौरान इन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था। क्या दिया था? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, गो बैक का नारा इन लोगों ने दिया था। और उसी दौरान लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठियां भांज दिया था और लाठी लग गई थी उनके सर पर, और बाद में आगे चल के लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। वो पंजाब शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इनको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस लीग समझौता जो कि लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में का दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? तो पहली बात याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था 1916 में। इसमें यहाँ से 2 घटना आपको याद रखना है। देखिए, 1916 जो कि लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1916 में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 1916 में। तो जो 1907 में, याद रखिएगा, 1907 के जो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। तो 1907 के अधिवेशन के बाद कांग्रेस पर 7 वर्ष का, यानी गरम दल के नेताओं पर 7 वर्ष का बैन लगा दिया गया था। फिर वापिस से 1916 में गरम दल और मुस्लिम लीग को गरम दल और नरम दल ये दोनों एक हो गए थे, यानी इन दोनों के बीच पैचअप हो गया था लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में
अच्छा, ये भी पूछा जाता है किसके माध्यम से हुआ था, तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा एनी बेसेंट के माध्यम से हुआ था। ये भी विशेष तौर पे याद रखना है कि एनी बेसेंट के सहयोग से, एनी बेसेंट के सहयोग से ही गरम दल और नरम दल दोनों 1916 अधिवेशन में एक हो गए थे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, वो हुआ था फ्रेंड्स किसके किसके बीच में, तो ये इनको किसने कराया था, तो याद रखिएगा कांग्रेस की तरफ से जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों लोगों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता करवाया था। तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है। और इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। दूरगामी का मतलब हुआ कि इस समझौता के कारण ही भारत का विभाजन करना पड़ा। तो ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से और याद रखिएगा कि जो साइमन गो बैक का नारा था, इसको लिखा किसने था, ठीक है ना। इसको लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। किसने लिखा था, यूसुफ मेहर अली ने लिखा था साइमन गो बैक का नारा। जिसको दिया किसने था, तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। ये तो विशेष तौर पे याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। देखिए, भारतीय इतिहास में 1912 की बात करें तो उस समय क्या हुआ था कि पहले राजधानी कोलकाता थी और कोलकाता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1912 के दौरान, ठीक है ना। अच्छा, 1912 के मैं इतिहास की अगर बात करूं, देखिएगा जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई हुई थी। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा और महारानी मैरी भारत आई हुई थी, और इन्हीं के नेतृत्व में जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। और 1912, याद रखिएगा 1912 के समय में 22 मार्च 1912 को एक बार फिर से बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया पश्चिमी बंगाल और एक को बना दिया गया बिहार। याद रखिएगा क्या बना दिया गया, बिहार बना दिया गया। और साथ ही साथ जो 1912 के अवधि के दिन ही जो है राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भी पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है। अच्छा, 1912 में जब पश्चिम बंगाल को बिहार से अलग किया गया, तो कब किया गया, तो 22 मार्च को किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, तो वर्ष 2010 से हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो तत्कालीन वहाँ पे मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। तो ये सारे पॉइंट भी आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपका रिवीजन भी हो रहा होगा और अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुशीलन समिति संबंध है। देखिए, अनुशीलन समिति जो है ये बीडी सावरकर से संबंधित है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, तो वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अच्छा, ये प्रश्न और बनता है कि किस गवर्नर जनरल के आदेश से 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे फ्रेंड्स, लॉर्ड हार्डिंग थे। ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जब दिल्ली में तीसरा दरबार लगा था, दिल्ली का तीसरा जब दरबार लगा था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसा लॉर्ड हार्डिंग। तो ये भी विशेष तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो याद रखिएगा अल हिलाल जो समाचार पत्र है ना फ्रेंड्स, ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। देखिए, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3rd में पूछा गया प्रश्न है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। देखिए, पंजाब शेरे पंजाब का जो है फ्रेंड्स किसको कहा जाता था, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता था। और लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था और इनको यह खिताब दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जब याद रखिएगा साइमन गो बैक का नारा दिया था इन्होंने, और साइमन गो बैक का नारा किसने लिखा था, तो वो लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। अब साइमन गो बैक नारा के दौरान जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे पंजाब के अंदर, तो उसी दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लग गई थी और लाला लाजपत राय की आगे चलकर मृत्यु हो गई थी। तो ये भी विशेष तौर पे याद रखना है, ठीक है। लाला लाजपत राय की एक पुस्तक आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि लाला लाजपत राय की पुस्तक कौन सी है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इस घटना को आप समझिएगा। देखिए, 1906 की बात करें तो पहले 1907 पढ़ने से पहले 1906 की तरफ चलते हैं। 1906 में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 1906 में जो है बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे, तो 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता करे लाला लाजपत राय, जबकि अरबिंदो घोष इसकी अध्यक्षता कर, नरम दल की तरफ से अरबिंदो घोष इसकी अध्यक्षता करना चाहते थे 1906 के अधिवेशन की। और इसी अधिवेशन में जो है खींचातानी हो गया था अध्यक्षता पद को लेकर के। ठीक है, हालांकि बाल गंगाधर तिलक तो लाला लाजपत राय खुद अध्यक्षता नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता करें। लेकिन जो अरबिंदो घोष थे वो चाहते थे, सॉरी अरबिंदो घोष नहीं थे बल्कि वो थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता करना चाहते थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष जो है वो 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता करना चाहते थे, और इसी में खींचातानी हो गया। जबकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाद में किसने किया? तो दादा भाई नेहरू ने किया था। और यही खींचातानी का परिणाम था कि जब 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ, याद रखिएगा 1907 में जब सूरत का अधिवेशन हुआ तो इसी सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, याद रखिएगा नरम दल और गरम दल में कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गया। ठीक है ना, तो यही आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, एक का नरम दल हो गया और एक क्या हो गया? गरम दल हो गया। तो ये भी विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव आरंभ करने का बात करें तो उत्सव आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, जिन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिए कि बाल गंगाधर तिलक के पुस्तक का क्या नाम था। आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? 17 अगस्त 1905 को। कब किया गया था? 17 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगर बात करें फ्रेंड्स की बंगाल विभाजन की तो 1905 में, याद रखिएगा 1905 में प्रशासनिक का हवाला देते हुए बंगाल का विभाजन किया गया था। और वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, तो उस समय पूर्वी बंगाल और एक को बता दिया गया पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में जो था फ्रेंड्स ना, ये हिंदू की मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा थी। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा थी, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदू जब बाहुल्य क्षेत्र था। तो इस प्रकार इनका जो मुख्य उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन का, वो था हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना चाहते थे। ठीक है ना, और हुआ इसका परिणाम क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। और 16 अक्टूबर के दिन बंगाल विभाजन की वजह से पूरे देश में शोक का लहर दौड़ गया, यानी शोक की भावना लहर गई। पूरे शोक की भावना यानी शोक का लहर पूरे देश में फैल गया। और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर शोक दिवस मनाया गया पूरे भारत के अंदर। कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को। साथ ही साथ इसी दिन 16 अक्टूबर को ही रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। ठीक है ना, यानी हिंदू भाई मुस्लिम भाई के हाथों पे यानी कलाइयों पे राखी बांधा था, और मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधा था 16 अक्टूबर के दिन, ताकि राष्ट्रीय एकता को बनाया जा सके। ठीक है ना, तो ये भी घटनाएं आपको विशेष तौर पर याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो ये भी विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1885 के अधिवेशन में, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे के अंदर, उसमें कौन भाग नहीं लिया था? तो वो नहीं लिया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे ना फ्रेंड्स, ये अपनी बनाई संस्था इंडियन एसोसिएशन के जो अधिवेशन था उसमें भाग ले रहे थे, जिसकी वजह से 1885 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, तो इनसे एक प्रश्न और आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए 1906 में, मैंने आपसे बताया था कि 1906 में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया था। बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्षता करे, जबकि डॉक्टर रास बिहारी घोष चाहते थे कि वो अध्यक्षता करे 1906 के अधिवेशन की। ठीक है ना, लेकिन बाद में सहमति क्या बनी कि 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दादा भाई नेरोजी करेगा। हालांकि दादा भाई नेरोजी को दोनों पक्ष के लोग यानी गर्म दल के लोग भी और नरम दल के लोग भी मानते थे। इसकी वजह से 1906 में
अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने किया था, ठीक है ना। और 1906 के साथ साथ दादा भाई नेहरूजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। एक बार तो 1886 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, कोलकाता अधिवेशन की। दूसरी बार 1893 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और तीसरी बार 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये भी पॉइंट आपको दादा भाई नेहरूजी से याद रखना है। और दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नेहरूजी ने ही धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। तो ये सारे पॉइंट आपको दादा भाई नेहरूजी से याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना है दादा भाई नेहरूजी से कि ये प्रथम पारसीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, यानी गैर हिंदू अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ठीक है। अच्छा, प्रश्न है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1906 का विवाद जो था ना, वो था अध्यक्ष पद को लेकर के। तो उसके बाद 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष जो थे ये अध्यक्षता करते हैं, और 1907 में ही कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो नरम दल के रूप में बढ़ जाता है, एक गरम दल के रूप में बढ़ जाता है। और नरम दल और गरम दल जब बढ़ता है तो कांग्रेस का गरम दल वाले पार्टी पर 7 साल का बैन लगा दिया जाता है। ये भी सारे पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुशीलन समिति क्या थी? देखिए, अनुशीलन समिति की बात करें तो ये बी डी सावरकर से संबंधित है। ये भी आप पहली बात आपको याद रखना है, बी डी सावरकर से संबंधित है। और यह एक जो थी ना फ्रेंड्स, एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। ये भी विशेष तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये वक्तव्य था फ्रेंड्स लाला लाजपत राय का। किसका आदेश था? किसका वक्तव्य था? तो लाला लाजपत राय का वक्तव्य था कि कांग्रेस का जो आंदोलन था न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था फ्रेंड्स अरविंद घोष ने। किसने कहा था? अरविंद घोष ने किया था। ये भी विशेष तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1905 में विभाजित हुआ बंगाल जो है 1905 में विभाजित हुआ और जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो देखिए 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था तो ये कब एकीकृत हुआ था? तो 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग जो थे फ्रेंड्स गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में इसको जो था वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे जिनके शासनकाल में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है ना। और वापिस से बंगाल विभाजन को 2 भागों में बना दिया गया। एक को बना दिया गया पश्चिमी बंगाल, याद रखिएगा, एक को बना दिया गया बिहार बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ठीक है। 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में दिल्ली का तिरसा दरबार लगा हुआ था और इसी समय लॉर्ड पंचम और रानी मैरी भारत आई हुई थी जिसके सम्मान में ये सब काम किए गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहा। कौन था फ्रेंड्स? वो लॉर्ड हार्डिंग का था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला से मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या किया था? देखिए 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में जा कर के मिंटो से मिलता है, मार्ले और मिंटो से मिलता है और मिलने के बाद वहाँ जा कर के पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि अगर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया तो उसमें केवल जो कैंडिडेट होगा वो मुसलमान का होगा और उसको वोट करने वाला भी कौन होगा? वो भी मुसलमान होगा। तो इसलिए पृथक निर्वाचन की मांग करने गया था 1906 में मिंटो से शिमला मिलने गया था मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, ठीक है ना। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन की बात करें फ्रेंड्स तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। हालांकि प्रस्ताव तो बहुत पहले रखा गया था लेकिन बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो मैंने सारी कहानी बता दिया है आपको, ये दादा भाई नेहरूजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन आया। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो 1906 के बाद आया था, ठीक है ना। ये भी विशेष तौर पे याद रखना है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्ष की हुई थी फ्रेंड? तो 6 वर्ष की 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? देखिए मैंने आपसे बताया था कि 1905 में जो कांग्रेस का 1905 में
जो विभाजन हुआ था बंगाल का ना, उसके बाद जो है फ्रेंड्स 1912 में, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को वापस से जो है बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। एक बिहार बना दिया गया, एक को बंगाल बना दिया गया। कब बनाया गया? 22 मार्च 1912 को। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने किया था, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये भी विशेष तौर पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है। पहली बात कि स्वशासन का मतलब क्या होता है, तो स्वशासन का मतलब होता है कि भारत पर भारतीयों का शासन हो। स्वशासन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि भारत पर भारतीयों का शासन हो। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। मैंने आपसे पूछा था कि गदर पार्टी को पहले नाम क्या था। हालांकि गदर आंदोलन की वजह से इसका नाम गदर पार्टी पड़ा था। आपको कमेंट करके बताना है कि गदर पार्टी का पहले नाम क्या था। अगला प्रश्न है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो देखिए, आगा खां और नवाब सलीम उल्लाह खां, आगा खां और नवाब सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। ठीक है ना, ये भी विशेष तौर पे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। देखिए, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण था विश्व युद्ध का शुरू होना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, जो कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से और चला था 1918 तक। और इसी दौरान गांधी जी को एक नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है ना, और अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था गांधी जी को। ठीक है ना, और गांधी जी को सार्जेंट के नाम से संबोधित किया गया था इसी दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ये भी विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। तो कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है ना, कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में होम रूल लीग के जो समर्थक थे, उन्होंने अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाए थे। ठीक है ना, और 1916 के कांग्रेस का जो लखनऊ वाला अधिवेशन हुआ था, उसी में कांग्रेस का जो पैचअप हो गया था, यानी नरम दल और गरम दल दोनों एक बार फिर से एक साथ आ गए थे। ठीक है ना, और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का भी इस बीच में पैचअप हुआ था। अगला प्रश्न है कि बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। क्या था फ्रेंड्स? अनुशीलन समिति। तो ये भी विशेष तौर पे याद रखना है, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। देखिए, कह रहा किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो वो लगाए थे बाल गंगाधर तिलक। किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, यानी दोषारोपण किया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। देखिए, जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट किया गया था, ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को जब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, उसी दौरान जो बहुत गूंजा था यह गीत वंदे मातरम। अब बात आई है वंदे मातरम की फ्रेंड्स, तो ये कहाँ से लिया गया था? तो फ्रेंड्स, ये लिया था बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था आनंद मठ। याद रखिएगा, उपन्यास था आनंद मठ, वहीं से ये उद्धृत है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो कि स्वदेशी आंदोलन का एक शीर्षक बना था, शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि अतिवादियों या उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था फ्रेंड्स कि गरम दल और नरम दल को एक करने वाली कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। जबकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच पैचअप करवाने का श्रेय जाता है कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक को और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ये भी पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा 1916 के अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने ही जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है ना, और इसीलिए बाल गंगाधर जो तिलक थे ना फ्रेंड्स, उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए चले गए थे, जिसकी वजह से जो है 1916 में जो होम रूल लीग का जो इनका 1916 का जो होम रूल लीग था वो कमजोर पड़ गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो वो कहा था
वैलेंटाइन सिरोल ने। किसको कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना, जिसके कारण जो है बाल गंगाधर तिलक जो है मुकदमा लड़ने के लिए चले गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। कह रहा 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गया था, और किसके किसके नेतृत्व में किया गया था? तो देखिए, एक जो होम रूल लीग की शुरुआत किया गया था वो एनी बेसेंट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और एनी बेसेंट की कब शुरुआत किया था? तो 1916 में। और कहाँ से, ये आपको याद रखना है, तो मद्रास से। कहाँ से? मद्रास से। अच्छा, जबकि बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने पुणे से, याद रखिएगा 1915-16 के दौरान पुणे से इन्होंने होम रूल लीग की आरंभ किया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वह घटना कौन थी? तो वो थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। यही घटना ने जो थी फ्रेंड्स, ये भारत को 2 भागों में विभाजित करने पर मजबूर कर दिया था। तो ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के जो नेता थे फ्रेंड्स, जब मुस्लिम लीग 1906 में गठित हुआ, तो इनके जो नेता थे फ्रेंड्स ना, ये इन्होंने ये कहा था कि बिना पाकिस्तान के अलावा अब हम कोई बातें नहीं सुनेंगे, ये इन्होंने कहा था, जिसकी वजह से अंततः मजबूरन भारत को 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में बांटना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किया था बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ये कहा था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। हालांकि अली जिन्ना जो थे ना फ्रेंड्स, ये पहले याद रखिएगा ये किसके साथ थे? 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो 1906 के अधिवेशन में ये दादा भाई नेहरूजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे कांग्रेस में, याद रखिएगा। इसीलिए सरोजिनी नायडू ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। बाद में ये जाकर के जो है 1909 में जाकर के जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, तब जाकर के पाकिस्तान को अलग मांग करते हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू से आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, कानपुर अधिवेशन की। अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? देखिए, इसमें बाल गंगाधर तिलक तो कभी अध्यक्ष नहीं हुए, न तो बिपिन चंद्र पाल हुए, ये हुए थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये पहले मैं बता चुका हूं, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो मैंने आपको 4 नाम याद रखने को कहा था। एक तो बाल लाल पाल, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, और एक अरविंदो घोष। ये 4 नाम अगर आपको याद है तब आप एक प्रश्न जरूर कर ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कामागाटा मारू क्या था? देखिए, कामागाटा जो मारू था फ्रेंड्स ना, वो था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, जिसे कामागाटा मारू के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपको पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, एक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है याचिका की नीति, यानी जब कांग्रेस के लोग, जो नरम दल के लोग थे, ये जो थे ना, ये अंग्रेजों के समक्ष अपनी याचिकाओं को भेजा करते थे, अंग्रेजों से प्रार्थना किया करते थे, अपना काम करवाना चाहते थे। ये चाहते थे कि उदारवादी ढंग से उदार रखते हुए उनका अपना जो व्यवहार है कांग्रेस उसके प्रति, जो है अंग्रेजों के प्रति उदार रखते हुए काम करवाना चाहते थे। इस प्रार्थना को, यानी इस याचिका की नीति को अंततोगत्वा समाप्त कर दिया बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है कि वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? देखिए, फांसी की सजा जो काकोरी षड्यंत्र था, काकोरी षड्यंत्र का मतलब काकोरी नामक स्थान पर जो ट्रेन डकैती के नाम से इसे भी जाना जाता है, और वर्तमान में इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उस समय चंद्रशेखर जो आजाद थे ना फ्रेंड्स, ये भाग गए थे और फांसी से बच गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? देखिए, सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने जो है फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था।
अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से 1908 तक चला था, प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, तो इसी समय विशेष अधिवेशन हुआ और उसी समय फैसला लिया गया कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप बने थे? तो वो बनी थी अफगानिस्तान के अंदर। कहां बनी थी? अफगानिस्तान के अंदर। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, ये कहा था अरविंदो घोष ने। किसने कहा था? अरविंदो घोष ने, जो कि एक गर्म दल के नेता थे। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? मैंने आपसे बताया कि जब बंगाल विभाजन हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, तो उसी दिन पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और इसी दिन शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1916 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी, पहले बता चुका हूं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, इसकी बग्घी पर बम फेंक दिया था। हालांकि इसमें उपस्थित नहीं था और इस बम कांड में केनेडी की पुत्री और पत्नी मारी गई थी, जो कि केनेडी जो थे ना वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस बार रद्द किया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। ये सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अगला प्रश्न है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष, जो कि गर्म दल के नेता थे, इनका बचाव किया था चित्तरंजन दास ने, यानी CR दास ने इसका बचाव किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? तो ये करवाया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगला प्रश्न है कि 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था, जिसमें कांग्रेस जो दो भागों में बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल में, वापस से इसमें पैचअप हो गया था। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरुल ने, इसको मैं पहले बता चुका हूँ। फिर जो थे बाल गंगाधर तिलक मानहानि का इस पर केस कर देते हैं और जा करके केस लड़ने चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो इन्होंने 1916 में होम लीग की शुरुआत किया था, इनका लीग जो है वो कमजोर पड़ जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था कि उग्रवादी जो थे ना फ्रेंड्स, वो हिंदू अतीत का राग अलापते थे, जिसकी वजह से जो भारतीय मुसलमान थे ना, ये इनके साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, यह किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था अगर आपको अपना अधिकार लेना है, यानी स्वशासन प्राप्त करना है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, राजनीतिक अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? तो स्वराज का अर्थ था कि विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना, ठीक है। हालांकि स्वराज का अर्थ होता है कि भारत पे भारतीयों का शासन हो। 1905 के बंगाल विभाजन का क्या कारण था? तो ढाका में मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करना है कि महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने, किसने? शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। किसके साथ? तो गांधी जी के साथ। ये भी सारी पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। 23 दिसंबर 1907 को बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं। अगला प्रश्न है, युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया था? राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताए थे। ये कहते थे कि जो कांग्रेस के लोग थे, ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति के प्रवृत्ति के थे, यानी ये अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाते थे, किसी भी काम के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाते थे। इसलिए जो युवा वर्ग था वो याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद को राजनीतिक भिक्षावृत्ति मानता था। अगला प्रश्न है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया था? तो ये 17 अगस्त 1905 को लिया गया था, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 17 अगस्त 1905 को।
अगला प्रश्न है कि सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था। तो सरकार ने युवा वर्ग यानी छात्रों को डराने के लिए कार्लाइल सर्कुलर को जारी किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कई बार आपसे मैं बता चुका हूँ। कांग्रेस का मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन बना था, आगा कहाँ बने थे, ये पहले भी बता चुका हूँ। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो सैयद हैदर रजा ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो कांग्रेसी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, जिसकी वजह से 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था कांग्रेस, और कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट साथ ही साथ आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।